हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इसी यूनिट से रिलेटेड लास्ट ईयर की एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को बच्चों मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज के इस लेक्चर का जो मेरा टारगेट है वो बच्चों ये टारगेट है कि हाइड्रोकार्बन वाली जो आप लोगों की यूनिट नंबर 10 है, इसके जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर की लैब असिस्टेंट की एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को बच्चों मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताऊंगा। लैब असिस्टेंट 2016, लैब असिस्टेंट 2018 और लैब असिस्टेंट 2022 की एग्जाम में इस हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट से कितने सवाल आप लोगों के लिए पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को, सारे क्वेश्चंस को बच्चों मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताऊंगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, आप लोग सब एक ही बात बोलोगे कि सर लैब असिस्टेंट 2016, 18 और 22 में जो सवाल पूछे गए हैं सर वो आपके मैटर से बिल्कुल भी बाहर नहीं गए हैं। आपने सर जो हम लोगों को पढ़ाया है, जो सर आपने नोट्सों में लिख रखा है, उससे बाहर कुछ भी नहीं गया है। बच्चों, मैंने आप लोगों से पहले ही एक प्रॉमिस किया था। मैंने आप लोगों से क्या प्रॉमिस किया था कि जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा और जो मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाकर तैयार करूंगा, उसमें से एक वर्ड भी बच्चों आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। इस हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट के जितने भी मैंने लेक्चर लिए हैं बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को देखना लास्ट ईयर की एग्जामों के, तो आप लोग खुद इस बात को बोलोगे कि सर जो आपने पढ़ाया है ना, सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं और सर ऐसे क्वेश्चंस को तो हम आराम से सॉल्व कर देंगे, सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यही चाहिए बच्चों मुझे आप लोगों से। देखो, मैं आप लोगों के लिए पहले ही एक बात बोल चुका हूं कि मेरे वाले नोट्स प्रत्येक बच्चे के पास में होने चाहिए। मैं हर वीडियो में ये बात बच्चों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैंने नोट्स लैब असिस्टेंट के बनाकर तैयार किया है वो बच्चों बहुत शानदार नोट्स है आप लोगों के। वो नोट्स आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे जो आप लोगों की एग्जाम होगी। क्योंकि देखो, जो मैंने नोट्स बनाकर तैयार करे, इतने शॉर्ट और इतने शूट नोट्स हैं क्या एग्जाम से पहले जब आप लोग इनका रिवीजन करोगे तो आप लोग खुद समझ में आ जाएगी कि यार सर ने वास्तव में कितने अच्छे नोट्स बनाकर तैयार किए। मैंने बच्चों कोई पोथी पन्ना इतने सारे नहीं लिखवाए हैं, इतने शानदार शॉर्ट और शूट नोट्स बनाकर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं कि एग्जाम से पहले उन नोट्सों को पढ़ के चले जाना बच्चों। आप लोगों के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बटे में से बटे नंबर आएंगे। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लगभग आप लोगों से 33-34 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों से पूछे जाते हैं बच्चों। मैं आप लोगों से बोल रहा हूं उन सभी सवालों को आप लोग सॉल्व कर दोगे। आप लोग बस जो मेरे वाले नोट्स है ना, उन नोट्सों का एक बार रिवीजन करके चले जाना। क्योंकि देखो, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, ये हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट मैंने आपको यूट्यूब पर करवा रखी है। अब जिन बच्चों ने मेरी पूरी क्लासेस ली हैं, लैब असिस्टेंट के जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जिन बच्चों ने ये पूरी क्लासेस ली हैं, उनका इस बात की समझ में आ जाएगी क्या लैब असिस्टेंट 2016 में, 18 में, 22 में जो सवाल पूछे गए हैं वो सर के मैटर से ही पूछे गए हैं, सर के वीडियो लेक्चर से ही पूछे गए हैं। तो क्यों ना हम सर के मैटर को अच्छे से याद कर लें, सर के वीडियो लेक्चरों को अच्छी तरीका से क्लियर कर लें, जिससे कि हमारा केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम में एक बेहतर स्कोर हो सके। देखो, मैं आप लोगों के लिए फिर बता देता हूं, लैब असिस्टेंट का जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो बीएससी की एग्जाम हो, एमएससी की एग्जाम हो, जेई की एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो, या फिर वो सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या फिर वो आप लोगों की लैब असिस्टेंट की एग्जाम हो, अगर बच्चे को सिलेक्शन से अगर कोई सब्जेक्ट रोकती है तो बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट रोकती है। ज्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि और सब्जेक्टों में तो स्कोर हो जाता है लेकिन केमिस्ट्री में स्कोर नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री पूरी तरीका से एक बेसिक सब्जेक्ट है और बहुत शानदार सब्जेक्ट है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों से बोल रहा हूं कि आप यहां पर रिस्क मत लेना और मेरे वाले नोट्सों को रिवीजन करके आप लोग जरूर जाना। एग्जाम से पहले एक बार मेरे पूरे नोट्सों का रिवीजन करके चले जाना। अभी आप लोगों के पास में बहुत टाइम है, तो आप लोग आराम से उन नोट्सों से उनको आप लोग रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। नोट्सों को अगर अब से भी पढ़ना चालू करोगे ना तो एग्जाम से पहले 2-3 बार आप लोगों का आराम से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि मैंने इतना सारा नहीं लिखवा रखा है, मैंने उन्हीं पॉइंटों को, उन्हीं टॉपिक्स को लिखवा रखा है जो बच्चों आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं।
तभी तो मैं बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैंने नोट्स बनाकर तैयार किए हैं, उनसे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं गया है। आप लोग चाहो तो मिलाल कर देना। अभी मैं आप लोगों के सामने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता रहा हूं। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में इस हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, वो सारे मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। फिर लैब असिस्टेंट 2018 के सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बताऊंगा हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट के, क्योंकि मैंने अभी हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट ही कंप्लीट करवाई है, ठीक है ना। फिर 22 के करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही बात बोली थी कि मैं जिस यूनिट को भी कंप्लीट करवा दूंगा ना, उस यूनिट के लास्ट में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे कि लास्ट ईयर की एग्जाम में इस यूनिट से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट 2016 हो, लैब असिस्टेंट 2018 हो, या लैब असिस्टेंट 2022 हो, सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे मेंटली रूप से आप लोगों के एक बात तो समझ में आ जाए कि लैब असिस्टेंट की एग्जाम ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होती, इसमें हम आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो मेरे से जुड़े रहना। और सबसे बड़ी बात एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं, प्रत्येक बच्चे के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आप लोगों से नोट्सों को आप लोग एक बार देखना, आप लोगों के खुद का समझ में आएगी कि यार वास्तव में कितने अच्छे नोट्स बनाकर तैयार किए हैं। और एग्जाम से पहले बच्चों उनका एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि एक बार भी अगर आप लोगों का उन नोट्स का रिवीजन हो गए ना, तो आप लोगों का केमिस्ट्री जो पार्ट है ना, वो केमिस्ट्री वाला पार्ट बहुत शानदार होगा। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतनी बेहतरीन क्वालिटी से वो नोट्स बनाकर तैयार किए। अब आपका सवाल ये हुआ, सर आपके नोट्स कहां पर मिलेंगे? तो बच्चों आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आप लोगों को लिखनी है राम चतुर्वेदी एकेडमी। जैसे ही आप लोग प्ले स्टोर पर राम चतुर्वेदी एकेडमी लिखोगे, तो वहां पर आप लोगों को मेरा ऐप शो हो जाएगा। मेरे ऐप की जो पहचान है ना बच्चों, वो मेरा फोटो है। ऐप का जो लोगो है ना, उस लोगो पर बच्चों मेरा फोटो लगा हुआ, वहां पर लिखी है आरसी एकेडमी। जो लोगो है ना, उस पर आरसी एकेडमी लिखी हुई है और वहां पर मेरा फोटो है। तो मेरे फोटो से आप लोग पहचान जाओगे कि ये सर का ही ऐप है। वहां पर आप लोग जाना, और लैब असिस्टेंट के जो नोट्स वाला मैंने एक बैच बना रखा है आप लोगों का स्पेशल, उस बैच में बच्चों आप लोग जाकर जुड़ जाना। आप लोगों को सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। बात समझ में आ गई ना। मैं तो यही चाहता हूं कि जिस दिन आप लोगों का सिलेक्शन हो ना, तो आप मिठाई लेकर एक जरूर आए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आप ये मिठाई, और मैं आप लोगों के गले में माला पहनाऊं और बहुत शानदार मैं आप लोगों का स्वागत करूं। तो यही मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि एक दिन आप लोग मेरे पास में सिलेक्शन के साथ मिठाई लेके आए और मैं बच्चों आप लोगों का स्वागत करूं, बिल्कुल माला पहनाकर, बहुत बढ़िया तरीका से, ठीक है ना बच्चों। चलो ठीक है, अब मैं मेरे वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखो एक बार फिर से मैं सभी बच्चों के लिए बता देता हूं। बच्चों आज का जो मेरा लेक्चर का टारगेट है, वो हमारा जो हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट है ना, हाइड्रोकार्बन वाली जो मैंने यूनिट कंप्लीट करवाई है, ये यूनिट बच्चों आप लोगों की 10वें नंबर की यूनिट है। इस 10वें नंबर की यूनिट अर्थात हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट से लास्ट ईयर की एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके बताऊंगा। लैब असिस्टेंट 2016 के, लैब असिस्टेंट 2018 के और लैब असिस्टेंट 2022 के। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखो यहां पर देखो, हर बच्चे के पेपर में क्वेश्चन का कोड अलग अलग हो सकता है ये क्वेश्चन नंबर, यहां पर तो मैं 1 2 3 4 के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन जब आप लोग पेपर देखोगे लेबर असिस्टेंट 2016 का, तो आप लोगों को पता है कि ये क्वेश्चन का कोड हो सकता है, ये किसी का 60 नंबर का क्वेश्चन हो, किसी का हो सकता है 30 नंबर का क्वेश्चन हो, किसी का 35 नंबर का हो, किसी का 40 नंबर का हो, ठीक है ना। तो वो तो आप लोगों को पता है कोड के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसलिए जो भी क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 इसके हिसाब से बताऊंगा, बाकी का आप पेपर में देख लेना। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे जो पेपर का कोड है उसके अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से ये पूछा दिया गया था। देखो समझना ध्यान से, नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती जेड होगा। मध्यवर्ती जेड का मतलब यह हुआ कि बच्चों ये रिएक्शन आप लोगों के लिए दे रखी है, तो इस रिएक्शन के प्रथम पद में जो मध्यवर्ती होगा अर्थात जो इंटरमीडिएट होगा, वो कौन से नंबर का इंटरमीडिएट होगा। और 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है वो द्वितीय कार्बोकैटायन होगा, मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा, या फिर वो प्राथमिक कार्बोकैटायन होगा, मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा,
या फिर क्या होगा, वो द्वितीय कार्ब एनायन होगा, मतलब सेकेंडरी कार्ब एनायन होगा। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्या वो प्राथमिक कार्ब एनायन होगा, मतलब क्या वो प्राइमरी कार्ब एनायन होगा। तो उसके लिए बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है और बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बच्चों, ये जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है वो मार्कोनिकॉफ के नियम से पूछा गया है। जो एल्कीन का टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाया है ना, उसमें जाके देख लेना बच्चों, मैंने मार्कोनिकॉफ का नियम आप लोगों के लिए करवाया है। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या होता है कि देखो ये बॉन्ड इस तरीका से टूटेंगे तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहां पर इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। और ये कौन है, H प्लस कौन है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि यहाँ पर ये कौन होता है, क्रियाधार। क्रियाधार पर अटैक करने वाली एक स्पीशीज तो इलेक्ट्रोफाइल होती है, एक न्यूक्लियोफाइल होती है। इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। तो देखो ये बच्चों आप लोगों का कौन है, क्रियाधार है, इस पर पहला अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो यहां पर इस बंद के जो इलेक्ट्रॉन टूटेंगे ना वो इस तरीका से टूटेंगे, क्योंकि बच्चों इस CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये बंद के इलेक्ट्रॉन आप लोगों के इस तरीका से टूटेंगे, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो गौर से देखिए, इस कार्बन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो आप लोगों का H प्लस है ना, ये H प्लस तो इससे जुड़ जाएगा, समझना ध्यान से, ये H प्लस आप लोगों का इस माइनस वाले से जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों CH3 CH प्लस, और ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का CH3। देखो मैंने क्या बोली, ये बंद के इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। ये कौन है आप लोगों का, इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ जाएगा, इस माइनस वाले से, क्योंकि इस पर प्लस है इस पर माइनस है, तो ये इससे जुड़ के CH3 बन जाएगा। ये बॉन्ड आप लोग तोड़ ही चुके हो, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड था, बॉन्ड टूट चुका है एक, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन पर बच्चों आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब इसके बाद फिर ये स्टेप आएगा, तो ये जो जेड है ना, ये स्टेप है। अब एक बात बताइए यार, ये कौन से डिग्री कार्बोकैटायन हुआ, बच्चों ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ, ये द्वितीय कार्बोकैटायन हुआ। अब आप बोलोगे सर द्वितीय कार्बोकैटायन कैसा हुआ, बच्चों द्वितीय कार्बोकैटायन इसलिए हुआ क्योंकि ये वाला कार्बन कितने कार्बनों के बीच में आ रहा है, 2। ये वाला कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ रहा है, तो कॉमन सी बात है ये द्वितीय कार्बन, ये द्वितीय कार्बन हो गया। और इस द्वितीय कार्बन से कौन जुड़ा है, प्लस चार्ज। और जब कार्बन से प्लस चार्ज होता है तो बच्चों उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। इसलिए कौन सी डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, द्वितीय कार्बोकैटायन, अर्थात सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो बच्चों ये हो गया आप लोगों का द्वितीय कार्बोकैटायन। क्या बनेगा, द्वितीयक कार्बोकैटायन, द्वितीय कार्बोकैटायन। मेरी यह बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो यहां पर जो आप लोगों को ऑप्शन होगा वो चेक करके देख लीजिए। मैं फिर बता देता हूं बच्चों, ये कार्बन 2 कार्बनों के बीच में आ रहा है, ये कार्बन इस वाले कार्बन के बीच में भी आ रहा है और इस वाले के में भी बीच में आ रहा है, तो ये कौन हो गया, द्वितीय कार्बन हो गया। और इस द्वितीय कार्बन से प्लस चार्ज जुड़ा हुआ है, तो कॉमन सी बात है कार्बन पर जब प्लस चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो ये कौन सी डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, द्वितीय कार्बोकैटायन हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया। ऑप्शन चेक करके देख लीजिए भैया। देखो ये लिख रहा द्वितीयक कार्बोकैटायन, आप लोगों को आंख बंद करके और इस पर क्या कर देना है, टिक कर देना है। आप लोगों का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 पर ही दे रखा है द्वितीयक कार्बोकैटायन। और ये क्वेश्चन बच्चों मार्कोनिकॉफ के नियम से पूछा गया है आप लोगों का, ठीक है ना। आप लोग नोट्सों को देख लेना, और जो मैंने लेक्चर लिया मार्कोनिकॉफ का वहां पर जाकर देख लेना, ये वाला स्टेप सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए करवाई है। इसलिए जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनेगा, जो मतलब ये इंटरमीडिएट बनेगा, वो कौन से नंबर का इंटरमीडिएट या कौन से नंबर का मध्यवर्ती बनेगा, द्वितीय कार्बोकैटायन। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या है आंसर। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेता हूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को भी।
देखो बच्चों, आप लोग बोर्ड की तरफ, ये मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, चलाब याफ्ता एक विशेष प्रकार की, चलाब याफ्ता बच्चों आप लोगों को पता है संरचना समावयवता का एक टाइप होता है। जैसे कि संरचना समावयवता कितने प्रकार की होती है? आप लोगों के 5 प्रकार की होती है। देखो, एक तो होती है आप लोगों की श्रृंखला समावयवता, एक स्थिति समावयवता, एक होती है आप लोगों की क्रियात्मक समूह समावयवता, एक होती है आप लोगों की मध्याप्ता और एक होती है बच्चों आप लोगों की चलावयवता। तो ये चलावयवता श्रृंखला सॉरी चलावयवता संरचना समावयवता का एक प्रकार होती है। और इस चलावयवता के अंदर बच्चों क्या होता है? ये कीटो और इनोल दो प्रकार के क्रियात्मक समूह बनते हैं। एक तो कौन सा बनता है? कीटो। कीटो का मतलब कौन होता है? कीटोन, ठीक है ना। एक तो कीटोन बनता है और एक बनता बच्चों इनोल, ठीक है ना। मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह बनता है? एल्कोहल क्रियात्मक समूह बनता है। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए, ये जो चलावयवता समावयवता है ना, ये संरचना समावयवता का एक प्रकार होती है जिसके अंदर क्या होता है? ये कीटो और इनोल दो समावयवी बनते हैं। एक समावयवी कीटो बनता है, एक समावयवी इनोल बनता है। और बच्चों इस कीटो में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कीटोन। और इस इनोल में कौन सा समावयवी होता है? ओएल को देखिए आप लोग, यहाँ पर ओएल का मतलब, और ओएल अनुलग्न किसका होता है? एल्कोहल का होता है। तो एक तो इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है और एक इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है। इसका मतलब यह हुआ कि चलावयवता एक क्रियात्मक समूह समावयवता है। ये बात बच्चों आप याद रखना। तो यहां पर जो आप लोग चेक करके देख लीजिए कि चलावयवता एक विशेष प्रकार की, श्रृंखला समावयवता नो, स्थिति समावयवता नो, त्रिविम समावयवता ये तो बिल्कुल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बच्चों क्या होगा? आंसर होगा। अर्थात क्रियात्मक समूह समावयवता चलावयवता के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि चलावयवता जो समावयवता होती है उसमें एक तो कीटोन क्रियात्मक समूह होता है और एक एल्कोहल क्रियात्मक समूह होता है। मतलब एक तो कीटो फॉर्म बनती है, एक इनोल फॉर्म बनती है। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर जो आप लोगों का आंसर होगा वो आंसर होगा बच्चों क्रियात्मक समूह समावयवता। बात समझ में आ गई ना? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? देखो कितना सीधा सा सवाल था, समावयवता से आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सीधा सवाल था, आराम से कर देते इसको, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। मैं यही तो बोल रहा हूं कि लैब असिस्टेंट की एग्जाम इतनी सिंपल एग्जाम है बच्चों कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करके भी इस एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है भैया, अब मैं अगले क्वेश्चन को लेता हूं। देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को देखिए। देखो भैया 3 तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब आप बोलोगे सर ये सिंपल क्यों है? क्योंकि ये बच्चों अभिक्रिया से रिलेटेड पूछा है। अभिक्रिया कौन सी है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है? मतलब ये अभिक्रिया आप लोगों के सामने दे रखी है और सामने वाला ये बोल रहा है कि ये अभिक्रिया कौन से प्रकार की अभिक्रिया है। क्योंकि अभिक्रिया केमिस्ट्री में कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। एक होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होती है योगात्मक अभिक्रिया, एक होती है विलोपन अभिक्रिया और एक होती है बच्चों पुनर्विन्यास अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया केमिस्ट्री में कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नंबर 2 योगात्मक अभिक्रिया, नंबर 3 विलोपन अभिक्रिया और नंबर 4 पुनर्विन्यास अभिक्रिया। तो इनमें ये अभिक्रिया कौन से प्रकार की अभिक्रिया का टाइप है? तो देखो यहां पर आप लोगों के लिए ये अभिक्रिया दे रखी है और इसकी रिएक्शन इस एल्किल हैलाइड, ये कौन है? एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कर रखी है। मतलब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी क्षार के साथ कर रखी है, क्योंकि KOH कौन होता है? क्षार होता है। और ये प्रोडक्ट बना रखा है CH3 CH2OH और KBr यहां पर बाहर निकाल रखी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ऑप्शनों को देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है योगात्मक अभिक्रिया का टाइप है क्या? नाभिक इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या फिर इलेक्ट्रॉन इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चलो ठीक है, अभी पता चल जाएगा। रिएक्शन को हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग इस रिएक्शन को तोड़कर देखते हैं क्या इनसे ये प्रोडक्ट बना कैसे है।
इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप लोग इस बंध को तोड़ोगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कार्बन से यहाँ पर Br जुड़ा है, तो कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? ब्रोमीन की होती है। तो कॉमन सी बात है, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़ देते हैं। तो बच्चों KOH क्षार होता है किसमें टूटता है? K प्लस और OH माइनस में। ठीक है जी, ये हो गया K प्लस और ये हो गया OH माइनस। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहां पर क्या बन चुका है? कार्बोकेटायन बन चुका है, कार्बन पर प्लस चार्ज आ चुका है। अब ये बताइए बच्चों, यदि कार्बन पर प्लस चार्ज है और अटैक करने वाली स्पीशीज दो है, एक आप लोगों का ये प्लस वाला है और एक आप लोगों का ये माइनस वाला है। ये प्लस वाला आपको पता है इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीशीज होती है और ये नाभिक स्नेही स्पीशीज होती है। अरे भाई, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करते हैं और जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है वो नाभिक स्नेही की तरह काम करते हैं। अब यहां पर इस पर जो पहला अटैक करेगा, रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाएगी। अगर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा तो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही के नाम से जानी जाएगी, और यदि पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल करेगा तो रिएक्शन नाभिक स्नेही के नाम से जानी जाएगी। आप ही पता चल जाएगा। तो यहां पर देखिए, देखो बच्चों, यहां पर प्लस आ रहा है, यहां पर माइनस आ रहा है, इसको तोड़ा, यहां पर प्लस आ रहा है, यहां पर माइनस आ रहा है। तो बच्चों इस कार्बन पर अर्थात इस एथिल कार्बोकेटायन पर प्लस चार्ज आ रहा है, तो पहला अटैक उस पर कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल करेगा। वो इसलिए क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हो कि माइनस उससे जाकर जुड़ता है जिसके पास में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। तो ये नाभिक स्नेही हो गया क्योंकि इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। ये बच्चों किससे जुड़ जाएगा? इस CH2 से जुड़ जाएगा। ये OH किससे जुड़ जाएगा? CH2 से जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 OH। फिर आप लोगों का ये K प्लस किससे जुड़ जाएगा? Br माइनस से। तो KBr आप लोगों का यहां से बाहर निकल जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस पर पहला अटैक किसने किया था? नाभिक स्नेही ने किया था, न्यूक्लियोफाइल ने किया था। इसीलिए ये रिएक्शन नाभिक स्नेही के नाम से जानी जाएगी। तो देखते हैं, यहां पर लिख रही है योगात्मक अभिक्रिया, बिल्कुल गलत, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब आप बोलोगे सर ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा बच्चों क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया को वो कंपाउंड से शो करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। मतलब एल्कीन शो करता है और एल्काइन शो करता है, लेकिन यहां पर तो कुछ है ही नहीं है भाई, यहां पर तो कुछ दे ही नहीं रखा है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है? ये तो एल्किल हैलाइड होते हैं। और बच्चों एक बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, पहले तो ऑप्शन काट लेते, फिर एक मुद्दे की बात बताऊंगा, उसको याद रख लेना, दोबारा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो ऑप्शन काटते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ने अटैक क्यों किया? पहला अटैक तो किसने किया? न्यूक्लियोफाइल ने किया। और ये मुक्त मूलक, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि मुक्त मूलक अभिक्रिया के यहां पर क्या होता? सनलाइट होता, सनलाइट होता या क्या होता? परोक्साइड होता है। क्योंकि मुक्त मूलक अभिक्रिया या तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है या परोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो यहां पर तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है। अरे एरो पर तो मुक्त मूलक की कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी है, तो ये नहीं होगा। आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए होगा क्योंकि पहला अटैक किसने किया था? यहां पर न्यूक्लियोफाइल ने किया। तो मैंने क्या बोली थी कि जो पहला अटैक करेगा रिएक्शन उसी के नाम से जानी जाएगी। तो पहला अटैक नाभिक स्नेही ने किया है, तो ये हो गया नाभिक स्नेही। और प्रतिस्थापन इसलिए बोला है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर एक समूह हटाया आप लोगों का और उसकी जगह पर दूसरा समूह जुड़ा है, अर्थात समूह का क्या हुआ? प्रतिस्थापन हुआ है। इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब आप बोलोगे सर प्रतिस्थापन कैसे हुआ है? अरे भैया ये Br हटा है, Br हटा है और इस Br की जगह पर यहां पर कौन जुड़ा है? OH जुड़ा है, तो हो तो गया प्रतिस्थापन। इसीलिए यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रोडक्ट बनेगा। अब आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि सर अभी आप कुछ मुद्दे की बात बोल रहे थे। वो मुद्दे की बात क्या है? वो मुद्दे की बात यह है बच्चों कि इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप लोगों को तो ये एल्किल हैलाइड देखना था। हो गया ना, ये तो एल्किल हो गया और ये हैलाइड हो गया। एल्किल हैलाइडों की जो मुख्य रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस बात को अपने दिल और दिमाग में फिक्स कर लेना, बिल्कुल फिट कर लेना, क्योंकि ये राम सर का कॉन्सेप्ट है, झुकेगा नहीं। एक बात याद रखना बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, कहीं पर भी आपके नोट्सों में
या आप लोग जो शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, वहां पर आप लोग लिख लेना। और वो बात कौन सी लिखनी है, मैं फिर बोल रहा हूं, वो बात ये लिखनी है, लिखिए आप लोग लिखिए, ये लिखिए, एल्किल हैलाइडों की, लिखो लिखो, एल्किल हैलाइडों की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एल्किल हैलाइडों की मुख्य रासायनिक अभिक्रिया नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। इसको लिख लेना। यदि ऐसा सवाल बनता है ना, तो जाते ही ऑप्शन को टिक कर देना। एल्किल हैलाइड दे रखा, उसकी रिएक्शन किसी क्षार के साथ करवा रखी है, तो आंख बंद करके जिस ऑप्शन पे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखी है ना, उसी पर जाकर टिक कर देना, वही आप लोगों का आंसर होगा। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को बताता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, एल्केन, एल्कीन एवं एल्केन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 के कितने मोल प्राप्त होंगे? भैया इनके दहन से मतलब जब आप इनको जलाओगे तो कितने मोल CO2 के मिलेंगे? अरे भैया सीधी सी बात है यार, चाहे आप लोग एल्केन को जलाओ, चाहे आप लोग एल्कीन को जलाओ, चाहे आप लोग एल्काइन को जलाओ, सबसे CO2 के बराबर मोल प्राप्त होते हैं। ऐसा तो है नहीं है कि एल्केन से ज्यादा मोल निकलेंगे, एल्कीन से कम मोल निकलेंगे और एल्काइन से कुछ और मोल निकलेंगे। नहीं बेटा, आप लोग चाहे एल्केन को जला लो, या आप लोग एल्कीन को जला दो, या आप लोग एल्काइन को जला दो। जलाने का मतलब होता है दहन। दहन का मतलब आप लोग समझ रहे हो? यहाँ पर ये जो दहन दे रखा है ना, दहन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना। तो यहाँ पर दहन किसकी बात की जा रही है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। तो मैं ये बोल रहा हूं कि चाहे आप लोग एल्केन को जला दो, चाहे एल्कीन को जला दो, या आप लोग एल्काइन को जला दो, किसी को भी जला दो, CO2 के सबसे बराबर मोल प्राप्त होते हैं। ज्यादा कम मोल प्राप्त नहीं होते, सबसे बराबर मोल प्राप्त होते हैं। चलो ठीक है, ऑप्शनों को देखते हैं। देखो यहां पर लिख रखा है, एल्केन से N, एल्कीन से 2N और एल्काइन से 3N। बिल्कुल गलत, ये होगा ही नहीं। मैंने क्या बात बोली है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबके दहन से बराबर CO2 के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां पर दे रखा है एल्केन से 3N, एल्कीन से N, एल्काइन से 2N। गलत। यहां पर दे रखे हैं सभी से स्मॉल n, सभी से स्मॉल n। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों आप लोगों का आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर C आप लोगों का आंसर होगा। जहां पर लिख रखी है सभी से n, n का मतलब ये हुआ कि जितने CO2 के अणु एल्केन को जलाने पर मिलते हैं, उतने ही एल्कीन के जलाने पर मिलते हैं और उतने ही एल्काइन के जलाने पर मिलते हैं। ज्यादा कम नहीं होते, CO2 के अणु बराबर निकलते हैं। एल्केनों का दहन करवा दीजिए, एल्कीनों का दहन करवा दीजिए और एल्काइनों का दहन करवा दीजिए, तो तीनों के दहन से बराबर CO2 के अणु प्राप्त होते हैं। इसलिए सभी से n, सभी से 2n। ये भी ऑप्शन आप लोगों का क्या है? गलत है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर C। सीधा सा सवाल था यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये तो देखते ही कट रहा था। अरे यार कॉमन सी बात है, किसी का दहन करवाओगे तो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, सबसे बराबर CO2 को मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। ये बात तो हम लोग बेसिक ही है, जानते हैं सारी चीजों को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, सभी से n। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन को बताता हूं। देखो बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ के देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? बेंजोइक एसिड ए, ठीक है ना। यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5? बेंजोइक एसिड ए के साथ फिनॉल बी के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं। ए एवं बी क्रमशः होंगे। मतलब ये हुआ कि भाई बेंजोइक एसिड से हम बेंजीन प्राप्त करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और फिनॉल से
बेंजीन को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। यहां पर बच्चों वो सारी चीजें दे रखी है जिससे बेंजीन का निर्माण होता है। मैं फिर बता देता हूं, क्वेश्चन इस बात को बोल रहा है कि भाई बेंजोइक एसिड और फिनॉल, बेंजोइक एसिड और फिनॉल से हम बेंजीन को किस तरीका से प्राप्त करेंगे। तो यहां पर बेंजोइक एसिड और फिनॉल से बेंजीन को प्राप्त करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस किस अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर वो अभिकर्मक दे रखे हैं जिनसे आप बेंजीन बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं इससे बेंजीन को बताते जाता हूं और इससे भी मैं बेंजीन को बना देता हूं, फिर उसके बाद आंसर आप लोगों को पता लग ही जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं भैया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो देखो भैया यहां पर मैंने ले लिया बेंजोइक एसिड, इस वाली रिएक्शन को बता रहा हूं। देखो बच्चों ये ले लिया मैंने बेंजोइक एसिड, ठीक है, यहां पर लिख दो COOH। ये कौन हो गया आप लोगों का बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है बच्चों, बेंजोइक एसिड हो गया। और बच्चों जब मैं इस बेंजोइक एसिड की रिएक्शन NaOH प्लस CaO मतलब सोडा लैम्प के साथ करवाऊं और इसको मैं हीट करूं, तो यहां से क्या होगा बच्चों, ये CO2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा आप लोगों का। तो ये क्या मिल जाएगी आप लोगों को, बेंजीन मिल जाएगी। ये कौन मिल गई, बेंजीन मिल गई। और CO2 बच्चों आप लोगों की गैस होती है जो कि वायुमंडल में निकल जाती है। फिर से देख लीजिए बच्चों, मैंने यहां पर किसको ले लिया, बेंजोइक एसिड को ले लिया। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन सोडा लैम्प से करवा रहा हूं क्योंकि सोडा लैम्प का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, NaOH प्लस CaO। ये फॉर्मूला किसका है बच्चों, सोडा लैम्प का। मैं लिख देता हूं ये सूत्र किसका है, सोडा लैम्प का। सोडा लाइम का ये आप लोगों का सूत्र है। सोडा लाइम का सूत्र क्या होता है, NaOH प्लस CO। तो जब बेंजोइक एसिड में आप सोडा लाइम डालोगे और उसको गर्म करोगे, उसको हीट करोगे, तो बच्चों जैसे ही आप लोगों ने गर्म किया तो यहां से CO2 आप लोगों की बाहर निकल जाएगी और ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाता है और फॉर्मूला किसका बन जाता है बच्चों, बेंजीन का बन जाता है। किसका बन जाता है, बेंजीन का। अब बच्चों देखो हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन काटना बताता हूं। जो बच्चा एग्जाम में ऑप्शन काटना जानता है ना, उस बच्चे के नेगेटिव होने के चांस सबसे कम होते हैं, वो बच्चा गलत करने के चांस सबसे कम होते हैं और वो क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर देगा। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन कैसे काटते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। देखो बच्चों मैंने केवल अभी बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करी है, मैंने अभी फिनॉल को नहीं किया है। फिनॉल वाली रिएक्शन नहीं की है मैंने केवल बेंजोइक एसिड की किया है। अब इससे ऑप्शन काटिए। पहले क्या बोले, बेंजोइक एसिड मतलब ए की बात कर रहा है, उसके बाद फिर बी की बात कर रहा है। तो इसको तो मैं साइड में कर देता हूं, अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो यहीं से आंसर के थ्रू ऑप्शन काटता हूं जिससे कि आंसर करने में आसानी रहे और गलत होने के चांस कम रहे। देखो यहां पर इस बेंजोइक एसिड से बेंजीन को प्राप्त करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी थी, सोडा लैम्प, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH प्लस CO। तो देखो यहां पर लिख रही है सोडा लैम्प, ये हम लोगों का आंसर हो सकता है क्योंकि पहले स्टेप में क्या दे रखा, सोडा लैम्प, ठीक है। यहां पर जेडन चूर्ण मतलब ये आंसर नहीं होगा हम लोगों का। यहां पर भी क्या दे रखा है, जेडन चूर्ण, ये भी हम लोगों का आंसर नहीं होगा। और यहां पर सोडा लैम्प दे रखी है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई, क्या आंसर या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है या फिर ऑप्शन नंबर डी है। क्यों, क्योंकि पहली रिएक्शन बेंजोइक एसिड की हो रही थी जिसमें हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ी थी, सोडा लैम्प की। जबकि यहां पर पहले स्टेप में किसको ले रखा है, जेडन चूर्ण, और यहां पर भी क्या ले रखा है, जेडन चूर्ण। मतलब ये बी और सी तो हम लोगों का आंसर होगा ही नहीं, ये ऑप्शन हम लोगों ने काट दिए। अब या तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए है या फिर ऑप्शन नंबर डी है। अब इसके लिए क्या करो, फिनॉल वाली रिएक्शन करनी पड़ेगी। चलो कर देता हूं फिनॉल वाली रिएक्शन को। तो देखो बच्चों मेरे पास जगह है ना, चलो यार एक तो बोर्ड की और दिक्कत है, छोटा सा बोर्ड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड छोटा है लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं, टेंशन मत करो, एक दिन इसी बोर्ड से इतिहास बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा बेंजीन, ये फिनॉल को थोड़ा छोटा लिखूंगा यार क्योंकि जगह कम है मेरे पास में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो ये लिख दिया बच्चों, दिखाई दे, हाँ हाँ सबको दिखाई दे रहा है। ये लिख दिया बच्चों मैंने फिनॉल, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने फिनॉल। और इस फिनॉल की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, जेडन चूर्ण से करवा दी, जेडन के चूर्ण से करवा दी। चूर्ण दिखाई दे रहा है ना, अरे यार नहीं दिखाई दे रहा है। एक काम करता हूं, इस रिएक्शन को मिटा देता हूं, ये तो आप लोगों ने देख ही ली। इस रिएक्शन को मिटा के फिर इस रिएक्शन को लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, तो देख लो।
हाँ अब सही है। देखो भैया यहां पर ले लिया मैंने फिनॉल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले लो फिनॉल को। ये ले लिया भैया फिनॉल और इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी जेडन चूर्ण से, करवा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बच्चों मैंने कर दिया हीट, मतलब मैंने क्या कर दिया गर्म। तो बच्चों जैसे ही आप लोग इसके अंदर, इस फिनॉल के अंदर, ये कौन है आप लोगों का फिनॉल, इस फिनॉल के अंदर जैसे ही आप लोग जेडन के चूर्ण को डालोगे और इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, यहां से ये ऑक्सीजन निकलेगा और किससे जुड़ जाएगा, जेडन से। तो ये बन गया जेडएनओ जो कि आप लोगों का बाहर निकलेगा। अब देखो ऑक्सीजन तो किसके साथ निकल गई, जेडएन के साथ, और ये वाला हाइड्रोजन बच्चों इस कार्बन से जुड़ जाता है, मतलब प्रोडक्ट के रूप में आप लोगों को कौन मिल जाती है, बेंजीन मिल जाती है। ये प्रोडक्ट के रूप में बच्चों आप लोगों को कौन मिल जाती है, बेंजीन मिल जाती है। तो फिनॉल से हम बेंजीन जो प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जेडएन चूर्ण की जरूरत पड़ती है, ना कि हम लोगों को कॉपर की जरूरत पड़ती है। तो अब आंसर ये भी नहीं होगा और आप लोगों का आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। पहले स्टेप में बेंजोइक एसिड से जब हमने बेंजीन बनाई तो हमें किसकी जरूरत पड़ी थी, सोडा लाइम की। और फिनॉल से बेंजीन को फिनॉल से इस फिनॉल से इस बेंजीन को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी है, जेडएन चूर्ण की। तो ये जेडएन चूर्ण आप लोगों का सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बच्चों आप लोगों का आंसर होगा। अब पहले ये बताइए कि इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व नहीं कर सकता, भैया प्रत्येक बच्चे को सॉल्व करना आना चाहिए। और ये जो दो रिएक्शन मैंने आप लोगों को करवाई है इनको याद कर लेना। एक तो मैंने अभी बेंजोइक एसिड से बेंजीन को बनाया है और यहाँ पर इस फिनॉल से मैंने किसको बनाया, बेंजीन को। भैया लैब असिस्टेंट 2016 में ये सवाल पूछा गया है, उसके बाद 18 में ये सवाल नहीं पूछा गया है। तो देखो 16 के बाद 18 में इसका सवाल नहीं पूछा गया है, उसके बाद 2022 में भी इसका सवाल नहीं पूछा गया है। इसलिए बच्चों लैब असिस्टेंट 2026 के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि 16 के बाद 18 में सवाल नहीं पूछा गया है, उसके बाद इसका 22 में सवाल नहीं पूछा गया है, तो कॉमन सी बात है 26 में आने के चांस रहेंगे। इसलिए बच्चों ये दोनों रिएक्शन जो मैंने आप लोगों को करवाई है उनको आप लोग याद कर लेना। अब मिटा दूं, आपकी परमिशन मिल जाए, चलो ठीक है मिटा देते हैं यार। देख लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आंसर दिया करो स्मार्ट तरीका से यार, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, सीधे सीधे से आप लोगों के सवाल हैं। अब देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं आप लोगों के लिए सामने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देख लीजिए भैया क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, पढ़ के देख लेते हैं यार। एक एल्केन एक एल्कीन के, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, एक एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन, अंडरलाइन कर दो, एसीटोन एवं फॉर्म एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो भैया ये एल्कीन कौन सी होगी, ओ भैया इसको मैंने आप लोगों को एल्कीन वाले टॉपिक में करवाया है और बिल्कुल डिट्टो जैसे के जैसे ही करवाया है। इस रिएक्शन को बच्चों जो एक सवाल है इसको मैंने बिल्कुल जैसे का जैसा ही करवाया है, आप लोग चेक करके देख लेना। मैंने बच्चों लेक्चर नंबर 10 में जो मैंने एल्कीन की जो मैंने रासायनिक अभिक्रिया करवाई है वो मेरा लेक्चर नंबर 10 है। उस लेक्चर नंबर 10 में ऑक्सीकरण वाला जो चौथे नंबर की एल्कीन की रिएक्शन है उसमें जाकर बच्चों आप लोग देख लेना। इस रिएक्शन को मैंने बिल्कुल सेम टू सेम करवा रखा है, मतलब इस वाले क्वेश्चन को बच्चों मैंने करवा रखा है मैटर के अंदर, आप लोग देख लेना। अभी मैं आप लोगों के लिए इसका आंसर दूंगा और आंसर देने के बाद उस रिएक्शन को मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा जो मैंने लेक्चर नंबर 10 में करवा रखी है। आप चाहो तो मेरे लेक्चर नंबर 10 को देख लो, ठीक है ना। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, फिर बताऊंगा कि इस रिएक्शन को मैंने लेक्चर नंबर 10 में करवा रखा है। देखो बच्चों सबसे पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एल्कीन है, ठीक है, उस एल्कीन का यदि हम ओजोनी अपघटन करवा दें, मतलब एल्कीन की रिएक्शन ओजोन O3 से करवा दें, तो बच्चों हम लोगों को एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब वो एल्कीन कौन सी है, वो ये बोल रहा है कि एल्कीन कौन सी होगी इनमें से। तो पहले तो सबकी संरचना बना देते हैं। देखो भैया ब्यूट बनीन की संरचना तो भैया ये होती है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गई ना 4 कार्बन,
और नंबर 1 पर इन है, मतलब ये तो कौन की संरचना हो गई, ब्यूट वन इन की। और ये संरचना हो गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये हो गई ना। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और 2 पर डबल बॉन्ड है, तो ये इन हो गया। 1 2 3 4, मतलब 2 पर आप लोगों का डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का अनुलग्न कौन होता है, इन। तो ये संरचना ब्यूट 2 इन की बना दी मैंने। चलो ठीक है, अब इसकी संरचना बनाइए। क्या बोल रहा है, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। तो सबसे पहले तो मैं ब्यूटीन बना दूं पहले, फिर लगा दूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर लिख दिया CH3। ये तो ब्यूट 2 इन बन गई, ठीक है ना। अब यहां पर नंबर 2 पर मुझे मेथिल समूह जोड़ना है, तो भैया नंबर 2 ये हो गया। यहां पर मैंने मेथिल समूह जोड़ दिया। अब कार्बन की वैलेंसी देख लो, ये कार्बन 4 वैलेंसी कर रहा है, ये कार्बन 2 3 4 कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये भी 4 कर रहा है, 1 2 2 और 1 3 और 1 4, ये भी बच्चों 4 कर रहा है। इसका मतलब इस ये जो संरचना बनाई है वो किसकी बनाई है, अरे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो 2 मेथिल ब्यूट 1 2, हाँ 2 इन सही है। ये जो संरचना बनाई है वो किसकी बना दी, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन की, ठीक है। अब मैं 2 मेथिल प्रोपीन की भी संरचना बना देता हूं। तो पहले तो प्रोपीन को लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कौन बन गया, प्रोपीन बन गया, लेकिन उसकी 2 पोजीशन से कौन जुड़ा है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहां से इसको हटा देता हूं और यहां पर मेथिल समूह जोड़ देता हूं, हो गए ना। अरे सही है ना, 2 मेथिल, तो 1 2 2 पर मेथिल समूह जुड़ा है, 1 2 3, मतलब 2 मेथिल। और ये 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन। अब देखो बच्चों, यहां पर ये एल्कीन कौन सी होगी, जिसके ओजोनिक अपघटन से एक तो हमको फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा और एक हमको एसीटोन प्राप्त होगा। तो देखो बच्चों, ब्यूट 1 इन, इसकी संरचना ये होती है भैया, इससे तो बनेगा ही नहीं, इससे बनेगा ही नहीं। तो देखो, ये आप लोगों का आंसर नहीं होगा। अब क्यों नहीं बनेगा, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी क्यों नहीं बनेगा, ये भी मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। इससे भी नहीं बनेगा, क्या इससे बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, तो किससे बनने के, फिर तो अब तो ऑप्शन ए की बचा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोगों का आंसर होगा। लेकिन आपका सवाल ये हुआ कि सर आपने ऑप्शन नंबर डी पर टिक क्यों कर दिया, ऑप्शन नंबर डी को आपने आंसर क्यों बना दिया। अरे यार सीधा सा सवाल है ये। देखो क्या बोल रहा है कि वो कौन सी एल्कीन है जिससे एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। बच्चों यहां पर देखो, जब इसकी रिएक्शन हम O3 से करवाते हैं, ओजोन से करवाते हैं, तो देखो एक ऑक्सीजन तो आप लोग यहां पर जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहां पर जोड़ दीजिए। जब बच्चों इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करवाई थी, तो ये फॉर्मूला तो किसका हो गया, एसीटोन का। ये फॉर्मूला तो किसका हो गया, एसीटोन का। और बच्चों ये फॉर्मूला किसका हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। बस इसको खोल के लिखूं, इसको खोल के इस तरीका से लिखते हैं, CO CH3 ये कौन होता है भैया, एसीटोन होता है। बात समझ में आ गई ना, ये एसीटोन होता है। और इसको खोल के लिखोगे तो ये हो गया HCHO, और ये HCHO किसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर होगा। और इस रिएक्शन को बच्चों मैंने एल्कीनो की रासायनिक अभिक्रिया में लेक्चर नंबर 10 में जैसे का जैसा ही करवा रखा है। हालांकि अगर आप बोलो तो मैं इसको सॉल्व भी कर दूं। एक काम करता हूं, आपके कहने से मैं इस रिएक्शन को बोर्ड पे भी सॉल्व कर देता हूं कि मैंने इसको ही टिक क्यों किया। क्योंकि बच्चों आपको कुछ नहीं करना था, पहले तो सबकी संरचना बनानी थी, इनकी सबकी संरचना बनानी थी। उसके बाद आप लोगों को ऑक्सीजन को जोड़ जोड़ के रखते, जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ू, यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ू तो नहीं बन रहा है, कोई सा भी नहीं बन रहा है। यहां पर ऑक्सीजन को जोड़िए, यहां पर ऑक्सीजन को जोड़िए, जब तो ये तो एसिटाइलडिहाइड बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड का बना, ये इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर जोड़ो, यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो ये कौन हो गया, एसिटाइलडिहाइड। यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो यहां पर एसीटोन तो बन रहा है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन रहा है, कौन बन रहा है, एसिटाइलडिहाइड बन रहा है। और यहां पर जोड़ोगे तो यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ा तो ये एसीटोन बन गया, यहां पर ऑक्सीजन को जोड़ा तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। बात समझ में आ गई। अरे यार मैं सौबातन की एक बात बता ही देता हूं, मैं भी बार बार मैं उसमें बकवास करने में लगा हुआ हूं। 100 बातन की एक बात ये कि ये जितनी भी एल्कीन है ना, इनकी सबसे पहले तो आप लोग संरचना बनाइए, इस नाम से इनका सूत्र बनाइए। भाई नाम आप लोगों के लिए दे रखा है, लेकिन सूत्र बनाना आपको आना चाहिए, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व होगा। सपोज करो इस नाम से आप लोगों ने सबका सूत्र बना दिया,
तो जहां जहां पर भी डबल बॉन्ड से जो समूह जुड़े हुए हैं, जो कार्बन जुड़े हुए हैं, वहां पर ऑक्सीजन रख कर देख लीजिए। अगर आप लोगों का एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला जिस सूत्र में फिट हो रहा है, वही आप लोगों का आंसर होगा। कैसे? मैंने देखो यहां पर ऑक्सीजन रखा, भाई एक बात देखो, मैं इसको खोल के लिखूं एक बार फिर से, देख लो भैया, देख लो देख लो, ये लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया ब्यूट1 का फॉर्मूला। मैंने क्या बोला, जहां पर आप लोगों का डबल बॉन्ड है ना, वहीं पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। देखो ये डबल बॉन्ड है, तो मैंने इस वाले स्टेप से भी ऑक्सीजन जोड़ दिया और इस वाले स्टेप से भी ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला तो क्या होता है, HCHO। ये हमको प्रोडक्ट बनाना है। फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है, HCHO, और एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCH3। अब ये बताइए, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? कहां बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये तो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन ये कोई दूसरा एल्डिहाइड बन रहा है, नहीं बन रहा है, एसीटोन बन ही नहीं रहा है। यहां पर आप लोग देखो, ये स्ट्रक्चर थी, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास वाले ये ग्रुप है और इधर ये ग्रुप है। यहां पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, इधर भी एसिटाल्डिहाइड बन गया, इधर भी एसिटाल्डिहाइड बन गया। कहां बना? फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन। नहीं बना तो आंसर कैसे हो सकते हैं? इस वाले को देख लीजिए, इस वाले की ये संरचना थी, यहां से मैं इसको हटा दूं। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के इधर का ग्रुप ये हो गया, इधर के ग्रुप ये है, यहां पर ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन। तो देखो इधर तो एसीटोन बन गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर कौन बना है? एसिटाल्डिहाइड बना है। तो एसिटाल्डिहाइड था, हम लोगों को तो एक तो एसीटोन बनाना है, एक फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। चलो इस वाले को देखते हैं। देखो यहां से ऑक्सीजन को हटा देता हूं पहले। ये संरचना किसकी हो गई? 2 मेथिल प्रोपीन की ये संरचना। अब देखो इस डबल बॉन्ड से एक ग्रुप तो ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीजन जोड़ के देखिए, यहां पर ऑक्सीजन जोड़ के देखिए, बिल्कुल प्रोडक्ट मिल गया। ये एसीटोन मिल गया और ये फॉर्मेल्डिहाइड। भैया CH3COCH3, ये फॉर्मूला किसका होता है? एसीटोन का होता है। और इसको खोल के लिखोगे तो 2 हाइड्रोजन है ना, तो HCHO मिलाकर इसको हम HCHO बोलते हैं। तो ये HCHO किसको गए? फॉर्मेल्डिहाइड का। मतलब ऑप्शन नंबर डी बच्चों आप लोगों का आंसर होगा। शकल देखकर इसको सॉल्व कर सकते थे। अब आप बोलोगे सर इसको एक बार खोल के और समझा दीजिए। ठीक है, खोल कर भी समझा देते हैं एक सीक्वेंस में। ये तो मैंने सौबातन की एक बात बताई थी, लेकिन आप बोलते हो तो मैं खोल कर बता देता हूं। भैया मेरा काम तो बताने का है, मेरा काम तो बताने का है, बता देते हैं। देखो भैया इसका सॉल्यूशन यहां पर लिख देता हूं, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। देखो इसकी संरचना को यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड CH2CCH3 दिखाई दे रहा है ना? हाँ, इसका नाम क्या है? 2 मेथिल प्रोपीन। अरे सही है ना? 1 2 3 मतलब 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है ना? क्या बोल रहा है? एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? ओजोन से। इसकी ओजोनी अपघटन का मतलब ओजोन से रिएक्शन करवा दीजिए एल्कीन की। तो बच्चों जैसे ही आप लोगों ने इसकी इस एल्कीन की रिएक्शन इस ओजोन से करवाई, तो यहाँ पर ओजोनाइड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा वो देख लो। यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। इस डबल बॉन्ड को खत्म कर दीजिए और तीनों ऑक्सीजन को लिख दीजिए। एक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिख दिया, फिर यहां पर इधर की साइड कौन है आप लोगों का? ये CH2 है। सही है ना? अरे ये वाला ग्रुप तो मैंने ये लिख दिया और ये डबल बॉन्ड खत्म होगा और वहां पर 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। एक ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दिया, बचे कुछ 2 ऑक्सीजन आपके नीचे जुड़ेंगे। बचे कुछ एक ऑक्सीजन आप लोगों का ये हो गया और एक ऑक्सीजन आप लोगों का ये बन गया ओजोनाइड। इसका नाम क्या है? ओजोनाइड। बात समझ में आ गई ना? ये क्या बन गए बच्चों आप लोगों का? ओजोनाइड। अब क्या होगा बच्चों, इसमें आप लोगों ने क्या डाल दिया? इसमें Zn+H2O डाल दिया। क्या डाल दिया? Zn+H2O। तो Zn+H2O क्या करेगा? इस रिंग को तोड़ेगा। और किस तरीका से तोड़ेगा? इसको इस तरीका से तोड़ेगा, इसको इस तरीका से तोड़ेगा। तो गौर से देखिए, CH3COCH3 किसका फॉर्मूला हो गया? एसीटोन का। और ये कौन है? 2 हाइड्रोजन है ना, तो HCHO ये किसका फॉर्मूला हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड का। और ये ऑक्सीजन है, ये किसके साथ निकल जाएगी? वाटर के साथ। किसके रूप में? -H2O2 के रूप में। सही है ना? अरे ये वाली ऑक्सीजन है ना, ये वाटर से जुड़ जाएगी, तो H2 और ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगा, तो O2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और एक प्रोडक्ट आप लोगों को एसीटोन मिल जाएगा और एक प्रोडक्ट बच्चों आप लोगों को फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। मैं लिख देता हूं, एक तो आप लोगों का ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3COCH3, ये तो कौन है आप लोगों का? एसीटोन।
और एक मिल जाएगा HCHO। ये बच्चों आप लोगों को कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये आप लोगों को कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो खोल के ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को सामने लिख दी। आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं। ये लो, आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हो। और बच्चों इस रिएक्शन को बिल्कुल जैसे का जैसा ही मैंने लेक्चर नंबर 10 में करवा रखा है, जहां पर मैंने एल्कीनो की रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों के लिए करवाई है, तो आप लोग वहां पर जाकर देख लेना। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए करवा रखी है। ठीक है बच्चों, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो पेपर मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है, ये बच्चों किया है मैंने लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 की। मतलब इस यूनिट नंबर 10 से, इस हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट से लैब असिस्टेंट 2016 में कितने सवाल पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 6। और 6 का मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बता दिया, सबके मैंने आप लोगों के आंसर बता दिए। अब बच्चों मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा लैब असिस्टेंट 2018। तो अब मैं सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट 2018 का। तो यहां पर लिख देता हूं लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के क्वेश्चंस। ये 16 के कंप्लीट होते हैं, अब 18 को करवा देता हूं। तो देख लो बोर्ड की तरफ। देखो बच्चों, ये लैब असिस्टेंट 2018 में इस हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट से जो सवाल पूछा है बच्चों, वो पहला सवाल ये है। ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसका अम्लीय क्रम का ऑर्डर आप लोगों से पूछा है। और बच्चों 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं आप लोगों के सामने। एक ये दिया है, एक ये दिया, एक ये दिया है। इतना सिंपल और इतना सीधा क्वेश्चन पूछा है बच्चों। जब मैंने आप लोगों को अनुनाद प्रभाव, अतिसंयोजन प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव पढ़ाया था, तब ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी। और मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बोली थी। ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बच्चों ये बोली थी, जब मैंने आप लोगों को एल्काइनो के अम्लीय गुण पढ़ाए थे, तो वहां पर मैंने आप लोगों के लिए ये ट्रिक बोली थी कि जिनका इफेक्ट हो, जिन क्रियात्मक समूहों का इफेक्ट हो -R -H और -I होता है, वो अम्लीय गुणों के समानुपाती होते हैं। और जिनका +R +H और +I इफेक्ट होता है, वो अम्लीय गुणों के विक्रमानुपाती होते हैं। दोनों रिलेशनों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना बच्चों, क्योंकि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये रिलेशन है। इसके बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए साइड में। देखो भैया, इसको मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, आप लोग लिख लेना माइनस, पहले लिख देता हूं अम्लीय गुण समानुपाती, यहां पर लिख देता हूं अम्लीय गुण, अम्लीय सामर्थ्य लिख दो, यस गुण लिख दो, अम्लीय सामर्थ्य, अम्लीय गुण ही लिख देता हूं। सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य को तो गुण बोलते हैं। अम्लीय गुण समानुपाती -R समानुपाती -H समानुपाती -I। बच्चों इस रिलेशन को आप लोग कर दो कोष्टक में बंद, ठीक है ना? अम्लीय गुण समानुपाती होते हैं -R इफेक्ट वाले ग्रुपों के, -H इफेक्ट वाले ग्रुपों के, -I ग्रुप वाले इफेक्टों के, ठीक है ना? और अम्लीय गुण व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अम्लीय गुण व्युत्क्रमानुपाती होते हैं बच्चों, +R, उसके बाद सॉरी +R व्युत्क्रमानुपाती +H व्युत्क्रमानुपाती +I। भैया ये दो रिलेशन है, इन दोनों रिलेशनों को आप लोग याद रख लेना। अम्लीय गुण समानुपाती होते हैं -R के, -H के और -I के। और ये अम्लीय गुण व्युत्क्रमानुपाती होते हैं +R के, +H के और +I के। मतलब -R -H और -I जितना ज्यादा होगा, उतने ही ज्यादा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के
क्या अम्लीय गुण होंगे, और प्लस आर प्लस एच और प्लस आई जितने ज्यादा होंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अम्लीय गुण उतने ही क्या होंगे, कम होंगे। अब आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए। देखो बच्चों, ये फिनॉल की स्ट्रक्चर है, ये फिनॉल है, यहां पर इस फिनॉल के पैरा पोजीशन से कौन सा समूह जुड़ा है, CH3। इस CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई, ठीक है ना, इसका CH3 का कौन सा है, प्लस आई। लेकिन यहां पर आप लोगों का ये प्लस आई के साथ प्लस एच भी शो करेगा। ये CH3 प्लस आई भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ प्लस एच भी कर रहा है, लेकिन प्लस एच ज्यादा होता है प्लस आई से, तो प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई। मतलब ये हुआ, ये जो आप लोगों का एल्किल समूह, मेथिल एल्किल समूह होता है, और एल्किल समूह का यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट भी होता है, प्लस आई इफेक्ट भी होता है, लेकिन ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो प्लस एच होता है, ठीक है। यहाँ पर तो कोई जुड़ा ही नहीं है भाई, ये तो फिनॉल है, यहाँ पर तो कोई जुड़ा ही नहीं है, यहाँ पर तो CH3 जुड़ा है, यहाँ पर ये NO2 ग्रुप जुड़ा है, मैं इसको ऐसे अंडरलाइन कर दूं समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये NO2 ग्रुप जुड़ा है, और NO2 ग्रुप का बच्चों माइनस आर इफेक्ट भी होता है और माइनस आई इफेक्ट भी होता है, लेकिन माइनस आर इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से क्या होता है, ज्यादा। और ये NO2 भी किस पोजीशन पर जुड़ा है, इसकी पैरा पोजीशन पर। और मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है, मैंने आप लोगों से ये बात बोली है कि किसी भी रिंग से यदि माइनस वाला कोई ग्रुप जुड़ा है तो अम्लीय गुण बढ़ेंगे, और प्लस वाला कोई ग्रुप जुड़ा है तो अम्लीय गुण घटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किसके होंगे, इसको फर्स्ट है, ये कौन है आप लोगों का सेकंड, और ये कौन है बच्चों आप लोगों का थर्ड। तो सबसे ज्यादा जो अम्लीय गुण होंगे वो किसके होंगे, फर्स्ट के। यहां पर किसके दे रखे, थर्ड के, ये आंसर नहीं होगा। यहां पर किसके दे रखे, सेकंड के, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन काट लीजिए। इसी डी वाले में भी सेकंड के दे रखे, ये आंसर नहीं होगा। सबसे ज्यादा बच्चों किसके होंगे, फर्स्ट के, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद किसके होंगे, सेकंड के, और थर्ड के बच्चों सबसे कम होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर होगा। देखो यहां पर माइनस आर और माइनस आई वाला ग्रुप जुड़ा है, तो इसके अम्लीय गुण सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि इनके अम्लीय गुण क्या होते हैं, समानुपाती। यहां पर कोई ग्रुप ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो कॉमन सी बात है, अब इसके नंबर आएंगे। और यहां पर इस CH3 का प्लस एच इफेक्ट भी होता है, प्लस आई इफेक्ट भी होता है, और प्लस एच इफेक्ट वाले और प्लस आई इफेक्ट वाले समूह अम्लीय गुणों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो सबसे कम जो अम्लीय गुण होंगे वो संरचना 3 के होंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर इनका प्लस आई और प्लस एच और प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये अम्लीय गुण क्या होंगे, घट जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोगों का क्या होगा आंसर। बहुत सिंपल था, इस रिलेशन को याद रख लेना और उस लेक्चर को जाकर देख लेना। वहां पर मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई है कि आप लोग कैसे पहचान करोगे कि किसका प्लस आर इफेक्ट होता है, किसका माइनस आर इफेक्ट होता है, किसका प्लस एच इफेक्ट होता है, किसका माइनस एच इफेक्ट होता है, किसका प्लस आई इफेक्ट होता है, किसका माइनस आई इफेक्ट होता है। इन बातों का पता आप लोग कैसे करोगे, इसके लिए भैया लेक्चर जाकर देखना, वहां पर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। अनुनाद प्रभाव, अतिसंयुग्मन प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव, जो टॉपिक मैंने आप लोगों को करवाए हैं वहां पर जाकर देख लेना। इनकी केमिस्ट्री इतनी शानदार तरीका से एक्सप्लेन की है कि आप विद इन सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना, चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन अगले वाले को सॉल्व करता हूँ। ये तो समझ में आ गए ना, ले मैं साइड में हो जाता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ में तो आ ही गया। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को करता हूँ। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस बात को बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इस बात को बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनादी संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब अनुनादी संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पर 4 स्टेटमेंट लिख रखे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का क्या है, गलत है। ठीक है, पढ़ के देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये टॉपिक किसमें से पूछा गया है, अनुनादी संरचनाओं में से। मतलब किससे पूछा है, ये अनुनाद से पूछा है। आप लोग एक काम करना, मेरा जो मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 9 करवाई है ना, उस यूनिट नंबर 9 के अंदर देख लेना बच्चों, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा रखा है, वहां पर ये टॉपिक मिल जाएगा। ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 दोनों को मिक्स करके आप लोगों से पूछा है, अनुनादी संरचनाओं से रिलेटेड।
तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा सवाल है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनादी संरचनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है, पढ़ के देख लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है अनुनादी संरचनाओं के रेस्पेक्ट में, इनके अणुओं की विविधता समान होती है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। जब हम किसी की अनुनादी संरचना बनाते हैं ना, तो अणुओं की विविधता क्या होती है, समान होती है, मतलब ये कथन बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। बी वाला क्या बोल रहा है, इन सभी की ऊर्जा लगभग समान होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम अनुनादी संरचना बनाते हैं ना, तो उनकी ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब अनुनादी संरचना बनाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनुनादी संरचनाओं में बराबर होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी का तो देखते ही पता चल रहा है, क्या बोल रहा है, इनमें समान बंध होते हैं, नहीं बेटा, जब हम अनुनादी संरचना किसी की बनाते हैं तो वहां पर बंध समान नहीं होते, बंधों का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कोई सा बंध ऑर्थो से टूट रहा है, पैरा पर जा रहा, कोई सा बंध ऑर्थो से टूट रहा है, किसी अनुनादी संरचना में पैरा से टूट रहा है, किसी अनुनादी संरचना में वापस से फिर ऑर्थो से टूट रहा है, या फिर मेटा से टूट रहा है। इस तरीका से बंधों की कंडीशन क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। बंधों की कंडीशन अर्थात बंध आप लोगों की समान तरीका से नहीं टूटते। मैं फिर बता देता हूं, आप लोग किसी की भी अनुनादी संरचना बना लीजिए बच्चों, वहां पर जो बंधों का अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई बंध यहां से टूट रहा है, इस कार्बन से टूट रहा है, अगले वाले कार्बन पर जा रहा है, फिर अगले वाले से अगले वाले पर जा रहा है, तो बंधों का जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा, अलग होगा। और यहां पर क्या रखा है, इनमें समान बंध होते हैं, नहीं समान बंध नहीं होते, डिफरेंट टाइप के बंध होते हैं, अलग अलग तरीका से बंध टूटते हैं। तो बच्चों हम लोगों का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्योंकि क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो बच्चों गलत कथन है, लेकिन हम लोगों का तो आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुनादी संरचनाओं के रेस्पेक्ट में तो ये तो गलत है, लेकिन हम तो आंसर दे रहे हैं, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और इन चारों पॉइंटों को आप लोग याद रख लेना कि अनुनादी संरचनाओं से रिलेटेड ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। तो इस पॉइंट को याद रख लेना कि इनमें अणुओं की विविधता समान होती है, किनमें, अनुनादी संरचनाओं में। इन सभी की ऊर्जा लगभग समान होती है, किनमें, अनुनादी संरचनाओं में। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है, किनमें, अनुनादी संरचनाओं में। लेकिन इनमें समान बंध नहीं होते, इनमें डिफरेंट भिन्न भिन्न टाइप से बंध टूटते हैं और जुड़ते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट होता है। मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग आराम से देख सकते हो। देख लिया, ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं। कभी कभी वीडियो को रोक लिया करो, वीडियो को रोक लिया करो अगर मैं जल्दीबाजी में किसी चीज को मिटा रहा हूं तो, ठीक है। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करूंगा। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये आप लोगों का एल्केन से पूछा है। जब मैंने आप लोगों को लोग गृहीत संरूपण और सांत्रित संरूपण जब मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, तब मैंने आप लोगों से एक बात बोली थी, वही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। तो आप लोग एल्केन वाले टॉपिक में जाकर देख लेना, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवाया है। और ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई जो एथेन होता है ना, एथेन के सांत्रित संरूपण के विषय में कौन सा कथन सही है। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो बच्चों, एथेन के 2 संरूपण बनते हैं, एक तो ग्रेसिस संरूपण बनता है और एक सांत्रित संरूपण बनता है। तो जो सांत्रित संरूपण होता है ना, वो ज्यादा स्थायी होता है ग्रेसिस संरूपण की तुलना में। मैं फिर से बोल रहा हूं, एथेन के 2 संरूपण बनते हैं, एक ग्रेसिस संरूपण बनता है और एक सांत्रित संरूपण बनता है। लेकिन जो सांत्रित संरूपण होता है वो ग्रेसिस संरूपण की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि बच्चों मैंने वहां पर आप लोगों के लिए रीजन दिया था कि सांत्रित संरूपण में हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, हाइड्रोजन एटम दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से प्रतिकर्षण कम होता है और स्थायित्व क्या होता है उनका ज्यादा। लेकिन ग्रेसिस संरूपण में हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं।
तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण की वजह से उनका जो स्थायित्व वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए सांतृत संरूपण गिरसित संरूपण की तुलना में ज्यादा स्थायी होते हैं। अब ऑप्शनों को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये गिरसित संरूपण के बराबर स्थायी होते हैं? नहीं, गलत बात, ज्यादा स्थायी होते हैं। गिरसित संरूपण से ज्यादा स्थायी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर है। ये सांतृत संरूपण गिरसित संरूपण से क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर है। सी में क्या बोल रहा है, गिरसित संरूपण से कम स्थायी होते? नहीं, ये आंसर नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं है, ये भी आप लोगों का आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों आप लोगों का आंसर होगा। ये सांतृत संरूपण इस गिरसित संरूपण की तुलना में क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। और ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा रखा है। एल्केन वाला लेक्चर देख लेना बच्चों, वहां पर जब मैंने आप लोगों को एल्केनों में संरूपण समावेशता पढ़ाई थी, तब इस टॉपिक को मैंने आप लोगों को करवाया था। मैं पहले से ही आप लोगों से बोल रहा हूं कि एक बार जो चीज मैंने पढ़ा दी, लिखा दी और समझा दी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां से आप लोगों का आउट क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, अगले क्वेश्चन को लेता हूं। देख लो, बच्चों बोर्ड की तरफ देखिए। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताता हूं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन परमाणु है। देखो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहा है निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले किसको खोजें, एल्केन को। एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन परमाणु है। क्या है, चतुष्क कार्बन परमाणु है, मतलब 4 डिग्री कार्बन एटम है। 4 डिग्री कार्बन परमाणु है। 4 डिग्री कार्बन, चतुष्क का मतलब क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन एटम। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे रखे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। अब भैया चतुष्क कार्बन परमाणु को देखने के लिए सबकी संरचना बनानी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो भैया संरचना बनाना आता है। आता है तो बना दीजिए, बना देते हैं। देखो इसकी संरचना बनाइए आप। यहाँ पर इसको मिटा देता हूं यार, ये जगह हो जाएगी खाली थोड़ी। देखो इसकी संरचना बनाइए, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रोपेन को लिख दीजिए, CH3 CH2 CH3 हो गए ना। अरे ये कौन बन गया आप लोगों का, प्रोपेन। अब क्या बोला है, 2,2 डाइमेथिल, मतलब इस 2 पोजीशन पर 2 मैथिल समूह जुड़े हैं। तो देखो एक मैथिल समूह तो ये जोड़ दिया, एक मैथिल समूह मैंने ये जोड़ दिया। अब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम ये हो गया 1 2 3, मतलब 2 पोजीशन पर 2 मैथिल जुड़े हैं, तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये संरचना 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन की हो गई। ठीक है, अब इस पे आ जाइए। इस पर क्या लिख रहा है, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। चलो पहले तो ब्यूटेन बना दीजिए आप लोग, CH3 CH2 CH2 CH3। ये क्या बना दिया मैंने, ब्यूटेन बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया, ब्यूटेन बना दिया। अब क्या बोला है, 2,3 डाइमेथिल, मतलब नंबर 2 पर मैथिल को जोड़ दीजिए और भैया नंबर 3 पर मैथिल को जोड़ दीजिए। ये लो, हो गए ना, 1 2 3 4, मतलब 2 और 3। 2 3 पे क्या है, मैथिल, तो 2,3 डाइमेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ये संरचना इसकी बन गई। अब इसकी संरचना बना दीजिए। क्या लिख रहा है, ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन लिख दीजिए, CH3 CH2 CH2 और ये हो गया CH3। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है अभी तक, ठीक है ना। 2 मैथिल ब्यूटेन, मतलब नंबर 2 पर मैथिल समूह को जोड़ दीजिए। ये लो, नंबर 2 पर मैंने किसको जोड़ दिया बच्चों, हाँ दिखाई दे देगा, नंबर 2 पर मैंने किसको जोड़ दिया, मैथिल को। तो ये संरचना हो गई ना, ब्यूटेन 4 कार्बन हो गए और 2 पर कौन जोड़ दिया, मैथिल, ये संरचना। और प्रोपेन की स्ट्रक्चर तो आप सब लोग जानते हो, प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनेगी CH3 CH2 CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, प्रोपेन की। अब देखो, अब दोबारा से एक बार सवाल को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कम अणुभार वाले एल्केन को खोजें जिसमें एक चतुष्क कार्बन परमाणु। चतुष्क का मतलब 4 डिग्री कार्बन एटम है। ओ भैया
4 डिग्री कार्बन एटम उसको बोलते हैं कि कोई भी कार्बन परमाणु यदि पास वाले 4 कार्बन परमाणुओं के बीच में प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन एटम। खूब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूं, चतुष्क कार्बन परमाणु की पहचान कैसे करोगे कि कोई भी कार्बन परमाणु यदि 4 कार्बन परमाणुओं के बीच में आ रहा है तो वही आप लोगों का चतुष्क कार्बन परमाणु है और वही आप लोगों का आंसर है। संरचना आप लोगों के सामने चेक करके देख लीजिए। देखो बच्चों, ये कार्बन 4 कार्बनों के बीच में, ये वाला कार्बन इस कार्बन के भी बीच में, इसके भी बीच में आ रहा है, इसके भी बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। ये कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है तो ये कौन हो गए आप लोगों का चतुष्क कार्बन परमाणु। चतुष्क कार्बन परमाणु मतलब 4 डिग्री कार्बन परमाणु। चतुष्क कार्बन परमाणु मतलब 4 डिग्री कार्बन परमाणु। तो ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। लेकिन अभी और ऑप्शन को चेक करके देख लेते हैं। क्या इसमें चतुष्क कार्बन परमाणु है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 3 के बीच में आ रहा है, 1 2 3, मतलब इसमें चतुष्क कार्बन परमाणु नहीं है, इसमें भी चतुष्क कार्बन परमाणु नहीं है क्योंकि ये कार्बन भी 1 2 3 के बीच में आ रहा है। चतुष्क कार्बन परमाणु उसको बोलते हैं जब कार्बन परमाणु 4 के बीच में आ रहा है। तो ये आप लोगों का आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, इस वाले को देखिए, आप लोग यहां पर देखिए इस वाले को, ये तो आंसर नहीं होगा। अब इस वाले को देखिए, ये कार्बन परमाणु कितने इनके बीच में आ रहा है? 3, 1 2 3। तो बच्चों ये भी आप लोगों को आंसर नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो चतुष्क कार्बन परमाणु है ही नहीं है। क्योंकि ये कार्बन परमाणु कितने के बीच में आ रहा है? 2 के बीच में। तो इसमें तो केवल 2 डिग्री कार्बन एटम है। इसमें ये 3 डिग्री, देखो मैं लिख देता हूं, ये 3 डिग्री कार्बन एटम है, ये 3 डिग्री कार्बन एटम है, ये 3 डिग्री कार्बन एटम है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है, ये 1 डिग्री कार्बन एटम है, ये भी 1 डिग्री। यहां पर ये 1 डिग्री है, ये कौन है? 1 डिग्री है। यहां पर देखो ये 1 डिग्री है, ये कौन है? 1 डिग्री और ये 2 डिग्री है। यदि कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु के बीच में आ रहा है तो वो 2 डिग्री होगा, 3 के बीच में आ रहा है तो वो 3 डिग्री होगा, 4 के बीच में आ रहा है तो वो 4 डिग्री होगा और किसी के सिर्फ 1 के बीच में ही आ रहा है तो वो होगा 1 डिग्री। जैसे कि ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन होगा। जबकि इस वाले के अंदर देखिए ये कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु के बीच में आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो ये हो गया चतुष्क कार्बन परमाणु। और एग्जामिनर हमसे यही पूछ रहा है कि एक चतुष्क कार्बन परमाणु कौन सा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या होगा आंसर। विद इन सेकेंडों में आप लोग उस पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बात समझ में आ गई ना। लेकिन भैया इस नाम से आप लोगों को इनकी संरचना बनानी आनी चाहिए और इसको भी मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीका से समझा रखा है। जब मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 9 पढ़ाई थी तो यूनिट नंबर 9 को बच्चों आप लोग जाके देखो। उस यूनिट नंबर 9 में मैंने नोमेनक्लेचर को अर्थात नामकरण को इतनी बेहतरीन तरीका से आप लोगों को समझाया है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ समझाया है। आप लोग यूनिट नंबर 9 के लेक्चरों को देखिए जब मैंने आप लोगों को आईयूपीसी नोमेनक्लेचर सिखाया। उस आईयूपीसी नोमेनक्लेचर को एक बार पूरे को समझिए, पढ़िए, उसके बाद नाम से आप लोग बच्चों संरचना बना सकते हो। बात समझ में आ गई ना। ये इसकी कहानी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को करवा देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ। अब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 को बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्या योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की कम क्रियाशीलता का कारण है? अरे भैया ये तो बहुत सीधा सवाल पूछ लिया। बच्चों ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई है, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है कि एल्कीन और एल्काइनों के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से उनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर एल्कीन और एल्काइन बहुत सारी अभिक्रिया प्रदर्शित कर देता है, लेकिन इतनी अभिक्रिया बेंजीन प्रदर्शित नहीं करती। नॉर्मल टेम्परेचर पर बेंजीन रिएक्शन शो नहीं करती। उसका कारण ही है
अर्थात भाई रिएक्शन शो नहीं करती, इसका मतलब है बेंजीन की क्रियाशीलता कम होती है। उसका कारण है बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक होता है, और जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक यौगिकों के, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों में अनुनाद पाया जाता है, अनुनादी संरचना पाई जाती है, क्योंकि बेंजीन की रिंग में जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, उनका भी स्थानीकरण होता रहता है। इसीलिए एल्कीन और एल्काइन की तुलना में, अर्थात एथीन और एथाइन की तुलना में बेंजीन की जो क्रियाशीलता होती है वो क्या होती है, कम, क्योंकि बेंजीन का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा। और आप लोग जानते हो कि जिसका स्थायित्व ज्यादा होता है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम। और इसका कारण क्या है, बेंजीन की अनुनादी संरचना, क्योंकि बेंजीन की अनुनादी संरचना में वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, अर्थात उन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता रहता है, विस्थानीकरण, इंग्लिश में बोले तो डीलोकलाइजेशन होता रहता है। अब हम इनके ऑप्शनों को देख लेते हैं। 3 पाई बंधों की उपस्थिति, नो, ये आंसर नहीं होगा। चक्रीय प्रकृति, ये भी आंसर नहीं होगा। कार्बन अणुओं के sp2 संकरण, ये भी आंसर नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का आंसर होगा। मैं क्या बात बोल रहा हूं कि बेंजीन की रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता रहता है, बेंजीन की रिंग में वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसलिए बेंजीन की अनुनादी संरचना बनती है, और अनुनादी संरचना बनने की वजह से बेंजीन का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, और उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम। और ये एथीन और एथाइन की क्रियाशीलता बेंजीन से इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि ये एलिफेटिक यौगिक होते हैं, ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो एरोमेटिक यौगिकों का स्थायित्व तो ज्यादा होता है लेकिन क्रियाशीलता क्या होती है, कम। और ये एलिफेटिक यौगिक होते हैं, इनका स्थायित्व तो क्या होता है, कम, और क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा। क्योंकि बच्चों ये एथीन की संरचना ये होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एथाइन की संरचना ये होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर इनकी क्रियाशीलता ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पाई बंध उपस्थित होता है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत आसानी से टूट जाता है, और एथीन और एथाइन बहुत सारी अभिक्रिया प्रदर्शित कर देता है। और कोई भी कंपाउंड अभिक्रिया तभी सबसे ज्यादा प्रदर्शित करता है जब उसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, और जिनका स्थायित्व ज्यादा होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर उनका बंध नहीं टूटता है। और जब तक बंध टूटेगा नहीं तब तक अभिक्रिया कैसे होगी, मेरा वाला डायलॉग, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, बस यही कहानी यहाँ पर चल रही होती है। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर है इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, मतलब इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन। बात समझ में आ गई भैया? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है ना? अगर बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चों, देखो बोर्ड की तरफ, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ के चलना। क्या बोल रहा है कि हाइपोक्लोरस अम्ल तथा प्रोपाइन की योगात्मक अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद कौन सा है, बनने वाला प्रोडक्ट क्या है। अब बच्चों इसके लिए आप लोगों को इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो मैं आप लोगों के लिए इस रिएक्शन को करके बता देता हूं। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इसका सॉल्यूशन करके बता देता हूं, ध्यान से समझ के चलना। यहां पर क्या बोल रहा है कि प्रोपाइन की रिएक्शन हम किससे करवा लेते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल। और सबसे पहले तो आप लोगों को हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बच्चों हाइपोक्लोरस अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HOCl। क्या होता है, HOCl। मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूं। यहाँ पर प्रोपाइन की रिएक्शन किससे करवा रहा हूं मैं, हाइपोक्लोरस अम्ल से। तो ये रहा आप लोगों का प्रोपाइन, CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तो कौन हो गया आप लोगों का प्रोपाइन, ये कौन हो गया आप लोगों का प्रोपाइन।
और इस प्रोपाइन की रिएक्शन किससे करवा दीजिए भैया, हाइपोक्लोरस अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HOCl। अब इस रिएक्शन को करवा दीजिए। तो देखो बच्चों, यहां पर इस CH3 का प्लस आई प्रभाव होता है, तो इस CH3 के प्लस आई प्रभाव की वजह से ये बंध के इलेक्ट्रॉन इस तरीका से टूटेंगे। तो बंध के इलेक्ट्रॉन इस तरीका से टूटेंगे तो कॉमन सी बात है, इसके पास में प्लस चार्ज आ जाएगा, इसके पास में माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसको हम तोड़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शन आयनिक प्रकार की होती है। प्लस माइनस में तोड़िए और अपोजिट करके जोड़ दीजिए, प्लस को माइनस से जोड़ दीजिए, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए। यही कहानी हम यहां पर करने वाले हैं। इसको प्लस माइनस में तोड़ दिया, अब इसको प्लस माइनस में तोड़ दिए। अब बच्चों देखो, ये Cl और ये कौन है, OH। OH में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में नंबर 2 पर आती है। पूरी आवर्त सारणी में नंबर 1 पर जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है वो कौन होता है, फ्लोरीन, और उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन। और जो विद्युत ऋणी तत्व होते हैं वो हमेशा अपने पास में कौन सा चार्ज पसंद करते हैं, माइनस चार्ज पसंद करते हैं। तो देखो, इस OH पर तो माइनस होगा, किस, ऑक्सीजन की वजह से। तो कॉमन सी बात है, Cl पर यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज। अब अपोजिट करके जोड़ दीजिए, प्लस को माइनस से जोड़ दीजिए, माइनस को प्लस से जोड़ दीजिए। देखो यहां पर क्या होगा, ये OH तो किससे जुड़ जाएगा, इससे, और ये Cl किससे जुड़ जाएगा, इससे। तो अगला वाला प्रोडक्ट ये मिलेगा आप लोगों का, CH3C। ये बंदा आप लोग तोड़ चुके हो, डबल बॉन्ड CH, और CH से आप लोग Cl को जोड़ दीजिए, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, Cl जोड़ दिए, और इस पर पॉजिटिव है तो इस पर इस नेगेटिव को जोड़ दीजिए। अब बच्चों सुनो, ये रिएक्शन एक बार और होगी, मतलब एक HOCl और डालिए इसमें। ठीक है, डाल देते हैं एक HOCl और। तो मैं इधर कर देता हूं, मेरे पास जगह कम है। हाँ हाँ, जगह हो जाएगी। ये HOCl प्लस HOCl और डाल दीजिए। ठीक दिखाई दे रहा है ना, हाँ बच्चों, इसमें HOCl और डाल दीजिए। तो फिर ये रिएक्शन कैसे होगी बोई, ये यहां पर टूटेगा, इस पर प्लस आएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो कॉमन सी बात है, ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये तो सही है, इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस है। लेकिन यहां पर इस पर ये जोड़ रहे हो आप, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस। और इनको बच्चों इससे जोड़ दीजिए, तो ये OH तो कहां पर जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा, और ये जो Cl है वो कहां पर जुड़ जाएगा, इस माइनस वाले से। और अगला प्रोडक्ट ये मिलेगा, CH3C, दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये हो गया OH, यहां पर भी OH हो गया, डबल बॉन्ड यहां पर क्या हो गया, CH, और यहां पर हो गया Cl2। अरे सही है ना, एक Cl यहां पर जुड़ गए तो ये तो Cl2 हो गया, और इस कार्बन से आपने OH को जोड़ दिया तो ये कौन हो गया आप लोगों का, OH हो गया। एक कार्बन से 2 OH हो गए, दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा। अब बच्चों, ये जो होता है ना, वो होता है अस्थायी। अब आप बोलोगे सर ये अस्थायी क्यों होता है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये मान लो, मैंने लिख दिया यहाँ पर लिखा है अस्थायी, मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या है बच्चों, आप लोगों का अस्थायी। फिर आप लोगों को सवाल बनता है, सर ये अस्थायी कैसे होगा। बच्चों, एक बात अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए आप लोग, कि यदि एक कार्बन से 2 OH समूह जुड़े हुए हैं, एक कार्बन से 2 OH समूह, तो वो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, क्योंकि वहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो देखो यहां से बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या होगा आप लोगों का, ये देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स आप लोगों का क्या होगा, यहां से ये बाहर निकल जाएगा, और इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा आप लोगों को, ऑक्सीजन। तो अगले वाला स्टेप ये होगा, पहले तो ये, हाँ अब तो दिखाई दे रहा है। अगले वाला स्टेप ही होगा, ये H2 यहां पर लिख दो, माइनस H2O, मतलब H2 आप लोगों का बाहर निकल गया, और प्रोडक्ट मिलेगा CH3CO, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा ना, कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही थी, आप लोगों का ध्यान गया ना भाई, इस बॉन्ड को तो तोड़ ही चुके हैं, डबल बॉन्ड करोगे तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं होती, ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है ना। और यहां पर लिख दो बच्चों आप लोग CHCl2, ये आप लोगों का बच्चों फाइनल प्रोडक्ट होगा, जिसका नाम है 1,1 डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ये आप लोगों का बच्चों फाइनल प्रोडक्ट होगा। आप लोग देख लीजिए, मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये प्रोपाइन था, इसकी रिएक्शन HOCl से करवा दी,
इसको प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, इसको प्लस माइनस में तोड़ दीजिए और अपोजिट करके जोड़ दीजिए। ये Cl कहां पर जोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया, ये OH कहां पर जोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया, तो ये मिल गया। फिर इसकी वापस से HOCl से रिएक्शन करवा दीजिए, तो फिर इसको तोड़ दीजिए, इस पर प्लस होगा, इस पर माइनस होगा, और ये माइनस किससे जुड़ेगा, इस प्लस से, मतलब यहां पर जुड़ गया, और ये Cl किस पर जुड़ जाएगा, इस माइनस वाले से जुड़ जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा, Cl2। अब एक कार्बन से दो OH समूह जुड़े होते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि तो उस कंडीशन में यहां से वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकाला, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3, ये CO और ये CH2, जिसका नाम होता है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन, क्योंकि नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3, तो 1 पोजीशन से 2 Cl जुड़े ना, तो 1,1 डाइक्लोरो, और 3 कार्बन के लिए क्या लिख रहे हो, प्रोप, प्राथमिक अनुलग्न N, और बच्चों जो कीटोन क्रियात्मक समूह होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, ऑन, तो नाम बनेगा 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन। और यहाँ पर बच्चों आप लोग ऑप्शनों को चेक करके देख लीजिए, यहाँ पर जब आप लोग ऑप्शन को चेक करोगे तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी रहा आप लोगों का 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेनॉन, मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का आंसर होगा। मैं साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना बच्चों। और इस तरीका से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का कंप्लीट होता है, इसको विद इन सेकेंडों में बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बस एक बात याद रखना, इस HOCl में जब आप लोग इस HOCl को तोड़ोगे तो इस पर तो माइनस चार्ज होगा और इस पर प्लस चार्ज होगा, इस वाले स्टेप को याद रखना। ज्यादातर हम लोगों को याद नहीं रहता तो Cl पे क्या कर देते, माइनस कर देते, नहीं बेटा, क्योंकि Cl के सामने ऑक्सीजन खड़ा है, शेर के सामने सवा शेर खड़ा है, और अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरीन इन दोनों को हरा देगा, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युतऋणता पूरी आवासनी में सबसे ज्यादा होती है। तो कॉमन सी बात है, क्लोरीन से ज्यादा विद्युतऋणता किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है, तो इस पर नेगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 के साथ लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के क्वेश्चन भी हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। यूनिट नंबर 10 हाइड्रोकार्बन वाली के लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 का बच्चों मैंने आप लोगों के लिए सॉल्यूशन बता दिया। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए भाई प्रॉब्लम, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए बता दिया। अब सुनो भैया ध्यान से, लैब असिस्टेंट 2022 में जो एग्जाम लगी थी उसके क्वेश्चनों को मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैंने लैब असिस्टेंट 2016 और लैब असिस्टेंट 2018 के कंप्लीट क्वेश्चन करवा दिए, जो यूनिट नंबर 10 हाइड्रोकार्बन वाली यूनिट से आप लोगों से पूछे थे। अब लैब असिस्टेंट 2022 के क्वेश्चन बच्चों में अगले वीडियो में लेके आऊंगा, और आज के वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूं। अब ये बता दो यार आप लोग, आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा, मेरा पेपर सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को किस प्रकार से समझ में आई। अगर आप लोगों को लगता है सर बहुत शानदार तरीका से आपने सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, उनका हम लोगों के लिए सॉल्यूशन करवाया है, तो भैया बढ़िया बढ़िया से कमेंट से लिख देना, ठीक है बच्चों। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना, वीडियो पर लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कंजूसी मत करना यार, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये बात याद रखना। एक स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी ताकत होती है, वो जमीन में गिरे इंसान को आसमान में पहुंचा सकता है और आसमान में बैठे इंसान को जमीन में ला सकता है, ये एक स्टूडेंट्स की ताकत होती है। बच्चों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या है, तुम लोग बहुत ज्यादा कंजूसी कर जाते हो यार, ऐसा मत किया करो, सभी फ्रेंड्स में आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो सभी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बच्चों राम चतुर्वेदी 9549, राम चतुर्वेदी 9549 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको जाकर आप लोग देख लेना और वहां पर मुझे आप लोग फॉलो कर लेना, ठीक है बच्चों। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।